जय सिया राम। माँ मंगला गौरी ज्योतिष सेवा संस्थान की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप हमेशा दीर्घायु हों, आप आरोग्य को प्राप्त करें। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आप विद्यार्थी हों या फिर कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक स्तर पर कोई कार्य करते हों, आप अपने प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, ये ऐसी दुआएं हैं। मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो समाज में बेहद प्रचलित है। इसमें दो मत जरूर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे वैदिक, चूँकि ज्योतिष हमारा प्राचीन है, वैदिक काल से ही चला आ रहा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि उस समय तो इसकी बात नहीं होती थी, तो वो अब इसको नहीं मानते हैं। और चूँकि वैदिक काल का ज्योतिष ज़रूर है, प्राचीन विद्या है, लेकिन विद्या कोई भी हो, निरंतर नई चीज़ों का खोज होती रहती है। लोग अपने शोध से नया नया चीज़ें लाते रहते हैं, पता करते रहते हैं। तो ऐसे में एक बेहद ही प्रचलित दोष को जाना जाता है जिसका नाम है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कहते हैं कि कुंडली में अगर काल सर्प दोष बन जाए या इसका निर्माण हो जाए तो जीवन भर मुसीबतें आती हैं, तरह तरह की बाधाएं परेशान करती हैं, उन्नति नहीं होता है, तरक्की नहीं होता है। परिवार में या कहीं ना कहीं आपके आसपास पारिवारिक में या थोड़ा पटदारी को भी ले लें तो अकाल मृत्यु तक का भय रहता है। इसके अलावा रोग बीमारी भी घेरे रहती है, पीछा नहीं छोड़ती है। और सबसे बड़ा संकट तो इसका यही है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में होते हैं प्रगति ही नहीं मिलती है, तरक्की ही नहीं मिलती है, उन्नति ही नहीं होता है। तो क्या है काल सर्प दोष, कैसे बनता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है, 1 से लेके 12 भाव होते हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया की कुंडली में फिक्स होते हैं। लेकिन राशियाँ जो नंबर्स लिखे रहते हैं 1 2 3, ये उन भावों में ही मूव करते रहते हैं, ये बदलती रहती हैं। कौन से नंबर से कौन सी राशि देखी जाती है ये याद करने का विषय है। आप याद कर लीजिए, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। किसी दिन मैं अपने वीडियो में आपको याद भी करा दूंगा। और राशियाँ अलग हैं, भाव या हाउस अलग है। तो अभी हम यहाँ राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ भाव की बात कर रहे हैं। जब राहु केतु तो एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं तो पूरी कुंडली में आपको आमने सामने ही दिखेंगे, कहीं और नहीं दिखेंगे। आप लग्न कुंडली ले लें या चंद्र कुंडली ले लें तो राहु केतु एक दूसरे से 7वें घर में ही विराजमान रहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो एक एक्सेस बनाते हैं, 180 डिग्री पे ही एक दूसरे के काम करते हैं। तो ये कहीं और नहीं जाएंगे। अगर एक जिस भाव में राहु बैठा है उसके ठीक 7वें में केतु रहेगा, केतु जिस भाव में है उसके ठीक 7वें में राहु रहेगा। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा रिसर्च में आया है देखने में कि अगर सारे ग्रह ब्रह्मांड में जो भी और 7 ग्रह हैं राहु केतु के अलावा, वो अगर राहु केतु के सिर्फ एक एक्सिस पे बैठ जाएं और दूसरा एक्सिस पूरी तरीके से खाली हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये काल सर्प दोष का निर्माण कर रहा है। काल सर्प दोष अगर कुंडली में बनता है तो ये हर तरह की परेशानी लेके आता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपके वो धन रुपया पैसा इनकम कमाने से हो, या जीवन में आगे बढ़ने से हो, तरक्की के लिए हो, प्रगति पथ पे आगे बढ़ने का हो, हर क्षेत्र में ये संकट देता है। तो काल सर्प दोष की बात हम कर रहे हैं। क्या काल सर्प दोष हमेशा खराब होता है? अब देखिए, अगर आप किसी योग्य ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं, तो अक्सर आप देखने में आया है कि वो बता देते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष होने की वजह से ही आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस दोष की शांति करवाना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में लोग त्र्यंबकेश्वर, नासिक जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाते भी हैं और इस काल सर्प दोष की शांति करा के आते हैं। अब देखा ये गया है कि बहुत से लोग जब काल सर्प दोष की शांति करवा लेते हैं उसके बाद भी परेशान रहते हैं कि नहीं, अभी तो कुछ असर ही नहीं हुआ, अभी तो मुझे परेशानियाँ उसी तरह से घिरी रहती हैं। तो मित्रों, मैं इसी टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि एक छोटी सी भ्रांति जो है उसको दूर करने का प्रयास कर सकूँ। ये मेरा एकमात्र प्रयास है। अगर मैं इसको आपके मन से निकाल दूँ तो मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा। होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं हमें जिन्होंने कई ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाई होती है। ज्योतिष महाराज जी ने भी ये कहा होता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप इसकी वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं।
तो उनके दिमाग में भी बैठ जाता है कि हाँ मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है और इस दोष की वजह से ही मेरा कोई काम नहीं बनता है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, या मुझे हमेशा परेशानी कुछ ना कुछ लगी रहती है, तबीयत एक ठीक नहीं होती दूसरी घेर लेती है, या परिवार में लोग परेशान रहते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के वास्तु का असर तो होता ही है, रोग बीमारी या तरक्की ना कर पाने में वास्तु का भी हाथ होता है, लेकिन अगर आपकी इंडिविजुअल कुंडली खराब है तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार सदस्य में दूसरे की भी कुंडली खराब हो और उनके साथ भी बुरा हो रहा हो। ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार में एक आदमी तरक्की नहीं कर पाता है और एक आदमी बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है। तो अपनी अपनी कुंडली का भी फर्क पड़ता है, अपनी अपनी ग्रह स्थिति, ग्रह दशाओं का फर्क, ग्रह गोचर का फर्क पड़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आप काल सर्प दोष समझ गए होंगे। काल सर्प दोष मतलब राहु केतु जहाँ भी बैठे हैं कुंडली में, चाहे बाकी सातों ग्रह इस तरफ आ जाएं या इस तरफ आ जाएं, किसी एक तरफ चले जाएं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये राहु केतु के एक तरफ चले जाएं या दूसरी तरफ आ जाएं, तो काल सर्प दोष का निर्माण कर देते हैं। अब जैसे आप देखिए विज्ञान में क्या होता है कि विज्ञान तो एक विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के कई टाइप्स भी होते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान अलग हो गया, रसायन विज्ञान अलग हो गया, जीव विज्ञान अलग हो गया। इसी तरह काल सर्प दोष के भी कई प्रकार होते हैं। चूँकि 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं और राहु केतु सब 12 भावों में भ्रमण करते हैं, तो इस तरह से हर भाव के हिसाब से एक काल सर्प दोष बनता है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे वासुकी काल सर्प दोष, इस तरह से कई नाम दिए गए हैं। तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष बन जाते हैं। अब किसी एक की कुंडली में 12 दोष नहीं रहेंगे, कोई एक रहेगा। जैसे आप पीएचडी करने जाते हैं तो आप चाहे फिजिक्स से करेंगे चाहे केमिस्ट्री से करेंगे, आप दोनों से नहीं करेंगे। तो उसी तरह काल सर्प दोष के टाइप जरूर ज़्यादा हैं, लेकिन ये कोई एक काल सर्प दोष ही आपके कुंडली में विद्यमान हो सकता है और उसके भी अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अलग अलग नुकसान हैं। किसी भाव में बन के कुछ नुकसान करेगा, किसी भाव में कुछ नुकसान करेगा। ये जन्म कुंडली के विश्लेषण का विषय है। लेकिन मित्रों, क्या एक अकेला दोष, काल सर्प दोष, पूरा जीवन खराब कर सकता है? तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है। आपकी कुंडली में और भी जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, आपका ग्रह का समय कौन सा चल रहा है, ग्रह का गोचर आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी कुंडली में और कौन से राजयोग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, या और कौन से दोष बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ये सारे विषयों पर निर्भर करता है आपके जीवन में आने वाली तरक्की या आपके जीवन में आने वाली बाधाएं। तो अब होता क्या है कि काल सर्प दोष दिमाग में बैठ जाता है। कई जगह कुंडली दिखाने के बाद हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, यही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो इस भ्रम को निकाल दीजिए। एक अकेला दोष आपका सारा जीवन खराब कर देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इसकी शांति करवा ली है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाके करवा ली है या किसी भी शिव मंदिर में करवा लिया आपने, तो ये बहुत अच्छा है, ज़रूर उसका लाभ होगा। अगर आप साधारणतः जाकर शिव मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करते हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, ये भी निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। लेकिन आइए कुछ कुंडलियों पर चर्चा करते हैं जो काल सर्प दोष होने के बावजूद बेहद ही हाई लेवल तक गए। ऐसे 3 नाम तो बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले, हालांकि भगवान मानना मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन अब चूँकि मीडिया ने बना दिया है और लोगों ने उनको सर पे बिठा लिया है, तो क्रिकेट के नो डाउट कि वो महारथी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े अपने समय के खतरनाक बॉलरों को उन्होंने फेस किया है, लेकिन भगवान थोड़ा मुझे अटपटा लगता है। सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री तो अब बने ना, उससे पहले भी वो आईआईटी के इंजीनियर रह चुके हैं, तो ये कम बड़ी बात तो है नहीं। वो आईएएस क्वालिफाइड आदमी हैं, तो कम बड़ी बात तो है नहीं। उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। अब आप कहेंगे कि मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, ये तो बड़े बड़े नाम हो गए जो पहुँच गए, किसी किस्मत से पहुँच गए, और लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो एक मेरे परम मित्र, परम खास मित्र हैं, उनकी कुंडली पर भी चर्चा कर लेता हूँ।
वो सरकारी नौकरी में है, 60-70 हज़ार की तनख्वाह है। अभी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 35-36 साल का उम्र होगा। और काल सर्प दोष जो स्पष्ट बनता है उनकी कुंडली में, उसके बावजूद वो उन्होंने सरकारी नौकरी अचीव किया और अच्छी सैलरी पे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की कुंडली। अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली। तो सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न जैसे आप देख रहे होंगे, जो मैंने आपको एक वीडियो में प्रथम भाव बताया था, वहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। तो ये नंबर मैं आपको याद कराऊंगा किसी वीडियो में। ये 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न। तो पहले भाव में जो भी राशि बैठेगी उसको लग्न बोलते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली है। लग्नेश स्वयं उच्च के होके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्येश स्वयं उच्च के होके छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में मंगल और सूर्य की उच्चता इनको बहुत उच्च शिखर पर लेकर गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्पोर्ट्स के मालिक जो हैं यानी मंगल, वो स्वयं उच्च के बैठे हुए छठे स्थान में बैठे हुए हैं। यानी ऐसा व्यक्ति संघर्ष से तो कभी डरता ही नहीं है और जीवन में संघर्ष भी किया है उन्होंने, कई बार उन कंट्रोवर्सी को भी फेस किया है। लेकिन आप देखेंगे कि कितने उच्च शिखर पे वो पहुँचे, जहाँ दूसरे क्रिकेटर बहुत देर में पहुँचे। जिस समय में वो पहुँचे अपने टॉप पे, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सिंह लग्न की कुंडली और लग्नेश उच्च का, भाग्येश उच्च का, भाग्य भाव में शुक्र का विराजमान होना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो उनको आगे लेके गई। बावजूद इसके कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आप देखेंगे कि मिथुन राशि यानी 3 नंबर में केतु और धनु राशि यानी 9 नंबर में राहु विराजमान है। बावजूद इसके इस काल सर्प दोष बनने के बावजूद वो इतनी ऊंचाइयों पे गए। तो इसका मतलब है कि अकेला काल सर्प दोष ही सब कुछ बिगाड़ दे, ऐसा नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली ले लीजिए। वृषभ राशि की कुंडली है, अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। वृषभ राशि की कुंडली है। हालांकि इनका शनि कर्मेश नीच का जरूर है, लेकिन वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम शनि है। और इसके अलावा देखिए आप मीन राशि का राहु और कन्या राशि का केतु है, जो स्पष्ट काल सर्प दोष बना रहा है। ये आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। लेकिन 3 ग्रह उनके चतुर्थ भाव में, यानी 3 शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान है, गुरु शुक्र बुध। और चतुर्थ तो स्वयं सुख का स्थान है, सुख का। और सुख कब मिलेगा? जब आदमी सेटिस्फाइड होगा। और सेटिस्फाइड कब होगा? जब वो बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव कर लेगा। तो सुख भाव के 3 ग्रह बड़े पॉजिटिव हैं इनके। और समय भी ऐसा कुछ रहा कि जिसकी वजह से ये निरंतर तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते गए। लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना और एक तरह से दिग्बली होना, ये इनकी कुंडली की बड़ी विशेषता है। बाकी कुंडली विश्लेषण कभी फिर करेंगे, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि कैसे काल सर्प दोष के बावजूद ये लोग अपने उच्च शिखर पे पहुँचे। इसके अलावा पंडित जी की नेहरू कर्क लग्न, पंडित नेहरू जी की कुंडली जो है कर्क लग्न कर्क राशि की कुंडली है। और इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बड़ा प्यारा मालव्य योग बना हुआ है। शुक्र स्वराशि योग के चतुर्थ भाव में मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कमी ही क्या रहती है, ये नहीं समझ में आता है। देखिए कर्मों की महत्ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंडली अच्छी हो गई और व्यक्ति कर्म ना करे तो वो सब कुछ पालेगा, नहीं। कर्मों की महत्ता है, कर्मों की महत्ता है। तभी हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अगर आपके ग्रह दशा अच्छे होंगे, ये उन्होंने नहीं कहा था, इसके आगे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी ग्रह दशा समय गोचर सब अच्छा रहेगा तो आपके कर्म के जल्दी जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। और अगर ये सब विपरीत होंगे और फिर भी आपके कर्म अच्छे हैं तो थोड़े संघर्ष के बावजूद भी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। लेकिन आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाइपोथेटिकल लक्ष्य कभी नहीं बनाना चाहिए कि जैसे मैं राजनीति में नहीं हूँ और मेरा सपना है कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनूँ, तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। ये नहीं, आप अपने बेसिक को देखिए, बेस को देखिए, क्या आपका बेस है, क्या आप कर्म अभी कर रहे हैं, किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं और क्या आपको अचीव करना है। उस डायरेक्शन में अगर आप देख के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए ये तीनों कुंडलियों की नेहरू जी की कुंडली की बात कर रहे थे। इनके भी 12वें भाव में मिथुन राशि में राहु बैठे हुए हैं और धनु राशि में छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो ये दोनों के कारण काल सर्प दोष का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन
चंद्रमा स्वग्रही अपने घर में, शुक्र स्वग्रही अपने घर में, गुरु स्वग्रही अपने घर में। शुभ ग्रह जो 3 शुभ ग्रह हैं वो अपने घर में बैठ के इनको मालव्य नामक राजयोग मिल रहा है, और भी चीज़ें हैं। चंद्रमा केंद्र में आने से सकट योग जो है वो कट गया, कैंसिल हो गया। ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो मेहनत उन्होंने किया, अपने क्षेत्र में मेहनत किया, राजनीति में मेहनत किया, और लोगों में अपनी पैठ बनाते हुए, सपोर्ट लेते हुए वो प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो काल सर्प दोष ने उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ा। अब आइए जो हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, मैं उनका नाम थोड़ा गोपनीय रखूँगा, लेकिन जो परम मित्र हैं उनकी कुंडली भी तुला लग्न की है और राशि उनकी बनती है सिंह। धनु राशि में तीसरे भाव में केतु हैं और 9वें भाव में मिथुन राशि के राहु हैं। स्पष्ट काल सर्प योग है, अभी कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। स्पष्ट काल सर्प योग है, बावजूद इसके सरकारी नौकरी को प्राप्त करना ये कम बड़ी बात नहीं है। और आज की डेट में 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह उठाना, अपने नाम पे ज़मीन ले लेना, अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये सब उनकी मेहनत का ही नतीजा है सही दिशा में। और कुंडली में कुछ जो अच्छे पॉइंट है, जैसे लग्नेश का 10वें भाव में बैठना, बली होना, ये अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा एकादश में सूर्य का स्वग्रही होना, ये प्लस पॉइंट है। तो अगर एक दोष पे अगर टिके रहते तो शायद ये चीज़ ना अचीव कर पाते, लेकिन काल सर्प दोष के नाम पे उन्होंने ये नहीं किया कि अपने काम को रोक दिया। वो अपना मेहनत करते रहे, निरंतर करते रहे, अपने लक्ष्य को उन्होंने समझा, जाना और उसके बाद उसको प्राप्त करने का प्रयास किया। तो देखिए, जब सही समय पे सही चोट पड़ती है तभी सही रिजल्ट आता है। सही समय पे उन्होंने तैयारी किया, अपना सफल हुए और आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो और हमारे भारत देश में तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का कितना क्रेज रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए लाइफ सिक्योर हो जाएगा। तो अगर काल सर्प दोष के भरोसे आप बैठे रहेंगे और आप ये समझेंगे कि काल सर्प दोष हो गया है तो अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, या मैंने तो शांति करा लिया है फिर भी ये शांत क्यों नहीं हुआ, अभी तक मुझे नुकसान ही दे रहा है, तो ये ठीक नहीं है। आप पूरा कुंडली विश्लेषण करवाइए, ज्योतिषीय चर्चा करिए, देखिए कुछ अच्छे पॉइंट भी होंगे, कुछ ग्रह अच्छे भी होंगे। जीवन में देखिए मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति के 9 ग्रह खराब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और दुख दोनों देखता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल सुखी व्यक्ति मिल जाए आपको या केवल दुखी व्यक्ति मिल जाए आपको, दोनों फेस करने पड़ते हैं। यही ग्रह असर होता है, यही ग्रहों का गोचर और दशाएँ होती हैं। तो आप संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इस चीज़ को समझिए और काल सर्प दोष को मन से निकाल दीजिए, फेंक दीजिए इसको अपने मन से। अगर आपने इसकी शांति करवा ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाई है तो कभी मौका लगे करवा जरूर लीजिए। अदरवाइज आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहिए, शिव जी की निरंतर पूजा आराधना करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आपका काल सर्प दोष आपका बहुत नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु केतु का दान भी करते रहिए, बहुत नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कुंडली आपकी दूसरे तरीके से अच्छी बनती है और यह समय और गोचर सही चल रहा है तो निश्चित रूप से आपके मेहनत का आपको सुखद परिणाम जरूर मिलेगा। मेहनत से मत भागिए, कर्म से मत भागिए, सिर्फ कुंडली के या भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म करते रहिए। जब निरंतर आप कर्म करते रहेंगे, सही दिशा में करते रहेंगे तो किसी न किसी ग्रह का साथ आपको जरूर मिल जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। तो अब ये भ्रांति आप अपने मन से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ काल सर्प दोष ही दोषी है आपके आगे न बढ़ पाने के लिए। मेरा वीडियो आज का यही प्रयास था कि मैं आपके मन से काल सर्प दोष का भय निकाल सकूं। अगर मैं इसमें सफल हुआ हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये काल सर्प दोष का जो मैं व्यापार तो नहीं कहूँगा लेकिन इसको डरा के भी काम चल जाता है। आप भी जानते हैं क्योंकि हर बिज़नेस आजकल, हर प्रोफेशन ही बिज़नेस हो गया है। लोग मैंने देखा है कि 10 रुपये के मास्क भी बेच रहे हैं क्लिनिक पे, जहाँ 500 रुपये की फ़ीस होती है। तो हर जगह आप किसी एक को दोषी नहीं कह सकते हैं, हर जगह ये चल रहा है। तो ठीक है, जिसको कमाना है वो अपने तरीके से कमाएगा ही। सब संभल कर आपको रहना है, क्योंकि आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं
वो उनकी नज़र आपके जेब पे है कि 10 रुपया भी आपकी जेब में है तो कैसे निकलवा लें, और फिर आप कुंडली दिखाते हैं कि खर्चा बहुत होता है, पैसा नहीं रुकता है। तो समझने वाली बात है कि आपके पैसे को आप ही दांत से पकड़ के चल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं दे सकते हैं कि ज़रा मेरा पैसा है, ज़रा दांत से पकड़े रहना, कोई छीन न ले। तो वो दांत से नहीं पकड़ेगा, अपनी जेब में रख लेगा, ये तय है। तो आप जानिए कि आपके पैसे को आप ही को दांत से पकड़ना पड़ेगा, और कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारा हिसाब किताब आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो आज की डेट में, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, मार्केटिंग का युग है, चारों ओर हर कोई आपके जेब पे नज़र रखे हुए है। आप चाहे हेडफोन खरीद लीजिए, चाहे मेरी तरह ये कॉलर माइक मंगा लीजिए, तो कुछ ना कुछ आपको लगे रहेगा, चलते रहेगा। इसमें ये रुकने वाली चीज़ें नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। बस आपको तय करना है कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए, शिव जी की पूजा करते रहिए, और कभी मौका मिले तो त्र्यंबकेश्वर नासिक जाइए, इसकी शांति करवाइए, और इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ इसी की वजह से मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी जीवन यात्रा निरंतर तरक्की के पथ पर आपको आगे बढ़ाए। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी, जय सिया राम, जय माता दी।